स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हमारे सबसे पहले यूनिट में आता है। हमारे यूनिट का नाम क्या है बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। और उसके अंदर हमारा द लिविंग वर्ल्ड हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लिविंग वर्ल्ड को डिटेल में देखें, पहले हम देख लेते कि इस यूनिट में हमें क्या क्या जानना है। जैसे हम डाइवर्सिटी से ही समझ रहे, डाइवर्सिटी का हम क्या मतलब होता है बेटा? बहुत सारे टाइप्स, वेरिएशन, बहुत सारे, अगर हम हिंदी में बोले प्रकार, राइट। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जैसे फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कितने टाइप्स है, बहुत सारे टाइप के बेटा हमारे पास प्लांट्स है, बहुत सारे टाइप के हमारे पास एनिमल्स है। उस सभी उन सबके स्टडीज को बेटा हमने एक यूनिट में कंपाइल करके, एक यूनिट में कंबाइन करके डाल दिया है, जिस यूनिट को हमने नाम क्या दिया? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। और इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है बच्चा अपना द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बेटा हम किसको लिविंग कब कह रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या तरीका है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो लिविंग है। अगर मैंने यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ढूंढा और किसी ने ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा, तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि हम दोनों सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? वो कौन कौन से तरीके हैं, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम बेटा बेसिक जो क्लासिफिकेशन हुआ पूरे लिविंग वर्ल्ड का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम अपने पूरे 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उनका एक क्लासिफिकेशन देखा। अब उसमें भी बेटा हमारे पास स्टार्टिंग के 3 किंगडम हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। लास्ट के 2 किंगडम दैट इज द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम हमें 2 अलग अलग चैप्टर में हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर डाला गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा द लिविंग वर्ल्ड से, अपना फर्स्ट चैप्टर से, जो कि अपने 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, राइट। जैसे ही हमने द लिविंग वर्ल्ड बोला बेटा, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? लिविंग मतलब जिसमें लाइफ हो, है ना। और लाइफ किस में होगी? जब हमारे पास वहां पे कोई सेलुलर बॉडी होगी, या फिर एक यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। और सेल के अंदर क्या है जो उसको लिविंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है बेटा, ये हमने अपने सेल वाले पार्ट में किया हुआ है, राइट। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो जहां पे भी लाइफ है, हमें उस लाइफ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसको लिविंग कब कह रहे हैं बेटा, हमें ये जानना है, राइट। सो लिविंग हम उसको कब कह रहे हैं? जब उसके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे। हमारे दिमाग में क्या रहा है? वो ग्रो करता हो, वो रिप्रोड्यूस करता हो, उसके पास बेटा एनवायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करता हो, या फिर मेटाबॉलिज्म उसकी बॉडी में चलता हो। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, राइट। या फिर बेटा वो सेल्फ रेप्लिकेट करता होगा। आप बोलोगे मैम, या फिर तो उसकी हाइट बढ़ रही होगी, या फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। ये सारे कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आते हैं, जिसको हम ध्यान में रख के बोलते हैं कि भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है ना। सो हम लोग ये सारे कैरेक्टर 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। विल स्टार्ट विथ ग्रोथ। ग्रोथ में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। एक सेल बड़ा होकर डिवाइड हो रहा है, वो भी ग्रोथ में आता है। और एक सेल बड़ा हो रहा है, ये भी ग्रोथ में आता है। से फॉर एग्जांपल, ग्रोथ हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर में भी। अगर मैं यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल लूं, जो हमारा फेवरेट वन है दैट इज अमीबा, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इरेगुलर शेप का, राइट। सो जब वो न्यूट्रिशन अपना फूड मटेरियल लेता है तो कैसे ले रहा होता है? सूडोपोडिया बनाएगा और फूड को यहाँ पे, सपोज दिस इज फूड मटेरियल, तो उसको अंदर एनगल्फ कर लेता है, राइट। उसको लेने के बाद उससे न्यूट्रिएंट लिया और वो ग्रो कर गया, ग्रो इन द साइज। सो अमीबा का ये ग्रोथ है। अब इसके बाद ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेज उसका क्या आएगा कि वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो 2 सेल बना देगा, राइट। सो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। हमारा वो एक सेपरेट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे फर्स्ट यूनिट में रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, वहां पे हम सेपरेटली करेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। बट हमने क्या देखा कि अपना साइज में ग्रो करना मतलब इंक्रीज इन द मास और इंक्रीज इन द नंबर, दोनों ही बेटा कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इंक्लूड करते हैं ग्रोथ में। सिर्फ और सिर्फ बेटा हाइट का बढ़ना या सेल का साइज का बढ़ना ग्रोथ नहीं है, उसका डिवीजन भी ग्रोथ है। या सिर्फ डिवीजन ग्रोथ नहीं है, सेल का साइज बड़ा होना भी ग्रोथ में ही काउंट होता है, राइट।
अब ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है जैसे हमने अमीबा में देखा, मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है जैसे हम प्लांट्स और एनिमल में देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लांट का दिखा रखा है, राइट। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम प्लांट्स के अंदर बेटा लाइफ लॉन्ग ग्रोथ देखते हैं, पूरे लाइफ स्पैन में फुल लाइफ हमारे पास बेटा प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। हाँ, कुछ पार्ट जो है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, कुछ पार्ट ग्रो करते रहते हैं, ये हम कह सकते हैं। स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं प्लांट में जो कि हम अपने टिश्यू चैप्टर में करेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स है सिर्फ वो ग्रो करे, जो परमानेंट पार्ट्स है वो ग्रो नहीं करे। वो क्या करे? खाना पहुंचाना, पानी ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, राइट। एनिमल्स की बात करें तो अप टू अ लिमिट तक, एक एज तक बेटा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, और उसके बाद बेटा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हमारे पास पार्ट जो है वो हमारा रप्चर हो गया, हमें चोट लगे तो उसका हीलिंग देखने को मिलेगा। पर क्या एक एज के बाद हमारी हाइट बढ़ती है? नहीं। क्या हमें हॉर्सेस और बड़े होते हुए दिखाई देते हैं? नहीं। क्या काऊ और बड़ी होती है? नहीं। सो एनिमल्स में बेटा एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है बेटा? इट विल स्टॉप। ये हमें ध्यान में रखना है। बट प्लांट्स में फुल लाइफ टाइम चलता रहेगा। हाँ, प्लांट्स के हम कुछ ऐसे अलग अलग रीजन जरूर बता सकते हैं, जैसे मरिस्टेमेटिक रीजन जहां पे कीप ऑन डिवाइडिंग, वहां पे ग्रोथ होती जाएगी। बट अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की तो वहां पे ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर हो गया बच्चा? राइट। सो मल्टी सेलुलर में हमें फुल टाइम लाइफ के लिए भी बेटा ग्रोथ देखने को मिल सकता है जैसे प्लांट्स में, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है जैसे हमने एनिमल्स का केस देखा, राइट। यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मार्क किए हैं। हमेशा सिर्फ बॉडी का मास इंक्रीज होना बेटा ग्रोथ में कंसीडर नहीं होता, उसके साथ साथ बेटा हमारे पास जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो भी ग्रोथ में कंसीडर होगा। दोनों चीजें, इंक्रीज इन द बॉडी मास आल्सो कंसीडर्ड एज अ ग्रोथ। ये स्टेटमेंट एक बार बच्चा पूछा गया था एग्जाम में, राइट, नीट के पेपर में, विच आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट वाले में, राइट। देन नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि अब ग्रोथ से एक तो मुझे पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ये कैरेक्टर है। बट क्या जितनी भी चीजें ग्रो कर रही है वो सारी लिविंग होती है? से फॉर एग्जांपल हमारे माउंटेन्स की हाइट बढ़ती जा रही है, तो क्या वो लिविंग है? नहीं। तो हम क्या ग्रोथ को एक ऐसा कैरेक्टर मान सकते हैं जिसके बेसिस पे मैं लिविंग और नॉन लिविंग आइडेंटिफाई कर सकूं? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमारे माउंटेन की हाइट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां पे मटेरियल्स और एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इसलिए उनकी हाइट बढ़ रही है। सो क्या मैं ग्रोथ को स्पेसिफिकली एक ऐसा कैरेक्टर समझ सकती हूँ जो जिसके बेसिस पे मैं नॉन लिविंग और लिविंग को डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ? नहीं। ग्रोथ के अलावा मुझे और कैरेक्टर्स भी चाहिए होंगे जो कि सपोर्ट करता हो कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉट, राइट। सो हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं बेटा। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, राइट। रिप्रोडक्शन अगेन हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। चाहे वो सेक्सुअली करें चाहे वो एसेक्सुअली करें। हमें ऐसा लगता है बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर करते होंगे, बट ये मिसकंसेप्ट कभी नहीं बनाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकता है। लाइक हमारे पास प्लेनेरिया है, एल्गी है, ईस्ट है, इनमें भी देखने को मिल सकता है, राइट। सो दो तरीके हैं, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, सेक्सुअली मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर एसेक्सुअली जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में, राइट। सो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में अगर हम देखें तो स्पोर्स के थ्रू होता है, ईस्ट्रोहाइड्रा में देखें तो बडिंग के थ्रू होता है, प्लानेरिया में देखें बेटा तो रीजनरेशन के थ्रू हो रहा है, एल्गी में देखें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, राइट। ये जो स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, घबराने की कोई बात नहीं बच्चा, ये हमारे 12th में अलग से एक सेपरेट चैप्टर है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास बेटा सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो ग्रो करते हैं देन रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने अमीबा का बताया था, अमीबा फूड का इंटेक करेगा, ग्रो कर जाएगा, एंड देन उसके बाद 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम ऐसा बोल सकते हैं दैट रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विथ द ग्रोथ। ग्रोथ क्या? वो सिनोनिम है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसका नंबर ऑफ सेल भी बेटा इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे 1 सेल था, आप देख रहे हैं ग्रोथ होते होते 2 सेल हो गए। क्लियर बच्चा? सो इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और द मास, अगर हम ग्रोथ को अगर देखें तो,
राइट। बट क्या रिप्रोडक्शन भी बेटा हमारा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग में कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी चीज को? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल। अगर हम म्यूल्स की बात करें, किससे बनाया हमने बेटा? हॉर्स से एंड डंकी को मिलाकर म्यूल्स बनाए, स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट। जो स्टेराइल वर्कर बीज है जो नेक्टर कलेक्ट करने का काम करते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, बट है तो लिविंग, राइट। ऐसी जो इनफर्टाइल बेटा ह्यूमंस है या इनफर्टाइल डॉग्स हैं वो भी नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है। तो क्या हम अगेन सेम उसी क्वेश्चन पे आ गए कि क्या सिर्फ रिप्रोडक्शन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होगा? नहीं बोल सकते। हमें कुछ और कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा जो स्पेसिफाई कर दे कि अगर ये पॉइंट है तो ये पक्का लिविंग होगा, हमें ये ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखते बेटा, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारी बॉडी का, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ बेटा हमारी बॉडी में अभी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, मेरा डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, एटीपी सिंथेसिस का, एक्सक्रीशन का, यूरिया फॉर्मेशन, इतने सारे, ये तो जो आपको पता है मैंने उनके नाम लिए। उसके अलावा भी बेटा बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अभी मेरी बॉडी में या आपकी बॉडी में हो रहे हैं, राइट। उन सभी प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, या फिर कैटाबॉलिक या फिर एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब बेटा हमारे पास हम बड़ी चीज को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एनाबॉलिज्म मतलब हम दो चीजों को मिलाकर एक कोई कॉमन चीज बना रहे हैं। तो कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म दो को मिलाकर एक नया बनाना। तो हमारी बॉडी में बेटा कैटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होते हैं एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज भी होते हैं, दोनों होते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा मिसकंसेप्ट नहीं बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक होते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट का उसको हम ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएंगे, नहीं। हम वापस से बेटा ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी बना रहे। तो हमारे पास कैटाबॉलिक भी आ गया, हमारे पास एनाबॉलिक भी आ गया। क्लियर हो गया बच्चा? सो हमारे पास कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों टाइप के बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं। क्या ये प्लांट सेल के अंदर भी हो रहे हैं? यस, प्लांट सेल के अंदर भी हो रहा है, एनिमल सेल के अंदर भी हो रहा है, फंजाई में भी हो रहा है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है, यूनिसेलुलर्स में भी होता है, राइट। सब में हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। सो अब एक टर्म आ रहा है बेटा मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हमें समझ आएगा। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? द सम total of chemical reactions occurring in our body is known as metabolism। जितने भी पूरे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडीज में हो रहे हैं उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा। इट मीन्स फाइनली हमें मुझे वो कैरेक्टर मिल गया जिसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है ना। ना हम रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते थे, ना हमने ग्रोथ को बोला, बट क्या मेटाबॉलिज्म को बोल सकते हैं? यस, मेटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगर आपको और कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल याद आ रहा होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, राइट। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब बेटा हम कितने कॉन्शियस हैं। जैसे ही अगर कोई आकर मुझे पीछे से टैप करे तो मुझे पता चल जाएगा कोई है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। सिमिलरली बेटा जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हॉट प्लेट का, हमने इसको ये डायग्राम में देखिए जो यहाँ पे दिया, हमने जैसे ही गर्म उसको टच किया हमारे हाथ से छूट जाता है, या फिर बहुत ज्यादा धूल वाली आंधी आती है हमारी आंख खुद पे खुद बंद हो जाती है, आईलिड्स क्लोज हो जाती है, राइट। इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हैं। कैसा स्टिमुलस आ रहा है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो आंख बंद कर लिया, पर प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं भाई। कैसे करते हैं वो? जैसे जिस तरफ से सनलाइट है उस तरफ को प्लांट बेटा टिल्ट है, सपोज दिस इज सन और ये मेरा प्लांट है, तो प्लांट बेटा ऐसे कैसे रहेगा? सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा। जैसे आपने पॉट्स अपने बालकनी में रख रखे होंगे, आपको लगता देखना, आप नोटिस करना जिस साइड से सन रहता है उस साइड को बेटा थोड़े से वो बेंड रहते हैं, रेदर देन वो घर की साइड बेंड रहे, राइट। सो प्लांट्स भी बेटा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। बेटा वो हार्मोन्स बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, राइट। सिर्फ एनिमल्स करते नहीं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस शो करते हैं। सो अभी तक हमने कंक्लूड क्या किया बच्चा कि जितने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपनी कॉपी भी बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं,
अपने आप को बेटा अपने अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट भी कर पाते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी कर पाते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि वो हम सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे बोल सके या रिप्रोडक्शन बेसिस पे बोल सके, बट क्या हम बेटा कौन सा ऐसा है पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग में हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, दैट इज अपना कौन सा बेसिस है बेटा, मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें फॉर श्योर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। बायो मतलब होता है बेटा लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन या बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स, राइट। हमारे पास लाइफ के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम देखिए, हमारे पास स्टारफिश है, टाइगर है, हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास सेल्स है, आरबीसीज है, हमारे पास ट्रीज है, हमारे पास बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, राइट। सो द नंबर and the types of organism present on the earth is known as biodiversity. अब say for example मैंने इंडिया में टाइगर के बारे में मैं आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि वो कार्निवोरस है, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, उसके जो स्किन होती है ब्राउनिश कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के उस पे पैचेस होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं। और सेम टाइगर के बारे में टाइगर ना बोल के बेटा उसको वो कह रहा है कि मुझे फॉक्स मिला, कौन, ऑस्ट्रेलिया में। तो हम कैसे जान पाएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में बता रहा है वही इंडिया में बताया जा रहा है? तो हमें क्या लगेगा कि वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, इंडिया में अलग मिला, बट हम दोनों सेम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। सो टू आइडेंटिफाई, हम वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे बेटा हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हमने क्या किया है, हमने बेटा नोमेनक्लेचर दिया है, नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब बेटा नामकरण, राइट। सो दैट हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को या ट्री को हम एक आइडेंटिफिकेशन दे सकें। सो नोमेनक्लेचर या नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल वे व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, और हम उसको वर्ल्ड वाइड उसी नाम से बेटा जाने, राइट। अब इसको करने के लिए बेटा हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नोमेनक्लेचर का काम कर रही है, राइट। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा नोमेनक्लेचर दिया। उस नोमेनक्लेचर को बेटा एक्चुअली सबसे पहले नाम हमें देने की दिया था बेटा कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडेशन रखा, राइट। और इसी को फॉलो कर रहे हैं हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी। सो किसने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्लस लीनियस ने। क्या था उनका नोमेनक्लेचर सिस्टम का नाम, क्या था बेटा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब टू, नोमेन मतलब बेटा नेम, राइट। हम उसमें दो नाम ऐड कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट। सो दो नाम कैसे ऐड कर रहे हैं समझते हैं। से फॉर एग्जांपल हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। मैंगो का बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो हम उसको कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका, राइट। तो आप देख रहे हैं इसमें दो नाम आ रहे हैं, मेंजीफेरा एंड देन फिर इंडिका, दो नाम आ रहे हैं, इसलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया है। जो पहला नाम है बेटा मेंजीफेरा, ये हमारा कहलाता है बेटा, ये होता क्या बेटा? जीनस, राइट। और इंडिका बेटा अपना स्पीसीज, राइट। सो पहला वाला जो होता है वो जीनस होता है, दूसरा वाला बेटा स्पीसीज का नाम होता है। जैसे उसका जीनस है मेंजीफेरा और स्पीसीज क्या है? इंडिका, मतलब इंडिया में पाया जाने वाला मैंगो, राइट। सो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या रूल है इसका, कैसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम किसी को नाम देते हैं? चलिए हम रूल्स देख लेते हैं पहले, और उसके बाद अब तक नीट में जितने भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे बेस्ड साइंटिफिक नेम वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने एक बार एक जगह टेबल में लिस्ट कर लिया, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो पहले हम रूल्स देख लेते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल है कि वो जो नेम है बेटा लैटिन में लिखे जाएंगे, लैटिन ओरिजिन के होते, सॉरी लैटिन ओरिजिन के होते और इटैलिक में लिखे जाएंगे, राइट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए मेंजीफेरा इंडिका इटैलिक में लिखा हुआ है। ओरिजिन क्या बेटा इसका? लैटिन ओरिजिन। क्लियर बच्चा? लैटिन ओरिजिन रहेगा, लिखा जाएगा इटैलिक में। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड किसको डिनोट करेगा बेटा? स्पीसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को।
दैट इज स्पीसीज, राइट। दोनों जो बायोलॉजिकल नेम हमने दिए बेटा, अगर हैंड रिटन होंगे तो हम सेपरेटली लिखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैंजीफेरा लिखा, अगर हमने बुक में तो इटैलिक टाइप रहेगा, बट मुझे लिखना है तो मैं तो इटैलिक नहीं लिख सकती, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैंजीफेरा इंडिका, और इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, हमारा जो हमेशा बेटा जीनस का नाम है, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल लेटर। जो हमारे स्पीसीज का नाम है ये हमेशा स्मॉल लेटर से होना चाहिए, राइट। दोनों, क्योंकि हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, हम इटैलिक नहीं लिख सकते, तो दोनों वर्ड्स को बेटा आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। क्लियर बच्चा। सो ये हमारे 4 रूल्स है। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या कह रहा है कि लैटिन ओरिजिन का होता है, इटैलिक में लिखा रहता है। पहला जो वर्ड है बेटा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। दूसरा वर्ड हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द जो स्पीसीज का बेटा फर्स्ट लेटर है, इट शुड बी इन स्मॉल लेटर। एंड अगर हमारा हैंड रिटन है, हम इटैलिक में नहीं लिख सकते बेटा, तो बोथ द वर्ड शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। क्लियर हो गए चारों रूल, है ना बच्चों। सो अब हम आ जाते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते बेटा, और जो कि हमारे पास कॉमनली इससे पहले नीट में पूछा गया या वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले हम प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो पूछे गए थे, देन हम एनिमल्स पे आएंगे। सो विल स्टार्ट विद पी प्लांट। पी प्लांट को बेटा हम कहते हैं पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम, पाइजम विल बी द जीनस, सेटाइवम विल बी द स्पीसीज। अगर हमने हैंड रिटन लिखा तो कैसे लिखते बेटा, पाइजम का पी कैपिटल, सेटाइवम का एस छोटा स्मॉल लेटर में, एंड सिंस हैंड रिटन है, इटैलिक नहीं लिखा, तो हम इसको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन। क्लियर हो गया, हमने सारे रूल को फॉलो कर लिया। यस अगर आप एक भी बेटा इसमें से भूलते हैं आइडेंटिफिकेशन करते टाइम या एग्जाम में लिखते टाइम, तो आपके मार्क्स कट होंगे। अंडरलाइन करने के भी मार्क्स होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के, जो सेकंड वर्ड का लेटर जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखने का, सेपरेटली अंडरलाइन करने का, सबके स्पेसिफिक मार्क्स है। तो ये ध्यान से हमें रखना है अपने दिमाग में, राइट। देन मैंगो का देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। वीट प्लांट का बेटा पूछा गया था एक बार नीट में, इसको हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस इज ट्रिटिकम, एस्टिवम इज द स्पीसीज। बेनियान ट्री बेटा फाइकस बेनेलनेसिस। ऑनियन एलियम सीपा। फ्रॉग, अब हम एनिमल्स पे आ जाते बेटा, जो पूछा गया राना हेक्साडेक्टिला। कैट का फेलिस डोमेस्टिका। ये कैट बेटा कौन से, जो हमारे घर में मिलती है, जो हमें आसपास मिलती है बच्चा, जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल के जैसा कई लोग पालते भी हैं, राइट। डॉग कैनिस फेमिलियारिस। हाउस फ्लाइज जो हमारे घर पे रहते हैं, मुस्का डोमेस्टिका। कोबरा को बेटा नंजा नंजा, राइट। बट हमारा जीनस विल बी कैपिटल एंड स्पीसीज शुड बी इन स्मॉल लेटर। ह्यूमन का बेटा होमो सेपियंस। जो सारे पहले वाले हमारे वर्ड्स है, जैसे होमो, नंजा, मुस्का, कैनिस, राना, एलियम, फाइकस, ट्रिटिकम, मेंजीफेरा एंड पाइजम, ये सारे हमारे क्या बेटा, जीनस। एंड बाकी सारे बचे हुए क्या बेटा, हमारे स्पीसीज हैं। जीनस वापस से मैं एक बार रिकॉल करो, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्पीसीज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। और क्या हमारा रूल क्या कह रहा है बेटा, दोनों ही अंडरलाइन होने चाहिए, बट सेपरेटली, बीच में जोड़ना नहीं है। अगर आपने ऐसे जोड़ दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको सेपरेटली बेटा लिखना है। यहाँ पे हमारे बीच में गैप, दो वर्ड्स के बीच में बेटा लाइन कॉमन नहीं रहेगी। क्लियर बच्चों। इसके आगे का पार्ट बेटा जो डाइवर्सिटी वाला पार्ट है, हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।